गांव वाले उसे मांझी बुलाते थे। वो गांव के आखिरी छोर पर रहा करती थी, सर पर हमेशा एक शॉल डाले हुए। लेकिन उसकी आंखें, वो कुछ ऐसी थीं जो सबको बेचैन कर देती थीं। उन आंखों में जैसे कोई भूली हुई कहानी छुपी थी, कोई पुराना राज। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते थे और बच्चों को तो खास तौर पर उससे दूर रहने को कहा जाता था। मांझी अलग थी, अजीब थी, ऐसा वो कहते थे। सालों पहले मांझी के पति, जो गांव के मुखिया थे, उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से ही लोग फुसफुसाने लगे थे। कोई बोलता था कि ये तो श्राप है, तो कोई कहता था कि ये कोई पुराना बंधन है। मांझी ने कभी अपने अतीत के बारे में, अपनी आंखों में झांकते दर्द के बारे में कुछ नहीं बताया। वो एकांत में जीती थी और उसकी चुप्पी उस रहस्य को और भी गहरा कर देती थी जो उसे घेरे हुए था। दोपहर का तेज धूप पूरे गांव पर छाया हुआ था। खेतों से हंसी की आवाजें आ रही थीं। बच्चे धूल भरी गलियों में तितलियों के पीछे भाग रहे थे। तभी एक चीख ने उस शांति को तोड़ दिया। प्रिया, एक किसान की बेटी, गायब थी। पूरे गांव में दहशत फैल गई। वो कहाँ गई होगी? क्या वो कहीं बहुत दूर भटक गई थी? हवा में डर और घबराहट घुली हुई थी। अपने घर के दरवाजे से उस हताश खोज को देख रही मांझी के सीने में एक गांठ सी बंध गई। उसने प्रिया को कल ही देखा था। उसकी हंसी सुबह के सूरज की तरह चमक रही थी, और अब बस एक खाली सिलसिल था। कुछ तो गड़बड़ थी। मांझी को अपने अंदर से आभास हो रहा था। गांव वालों की आशंकित निगाहों को अनदेखा करते हुए वो आगे आई। मैं उसे ढूंढ लूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज उसकी कमजोर देह के बावजूद दृढ़ थी। गांव के बाहर फुसफुसाता जंगल था, एक अंधेरा, डरावना फैलाव। किंवदंती थी कि उस जंगल में प्राचीन आत्माएं रहती हैं, परछाइयां जो चांदनी रात में नाचती हैं। खासकर सूर्यास्त के बाद गांव वाले उस जंगल से दूर ही रहते थे। लेकिन प्रिया खो गई थी और मांझी को पता था कि उसे कहाँ देखना है। अपने शॉल को कसकर पकड़े हुए वो जंगल में दाखिल हुई। घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे आ पा रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। हवा में नमी थी, गीली मिट्टी और अनजानी चीजों की गंध घुली हुई थी। मांझी आगे बढ़ती रही। उसके नंगे पैर जंगल के फर्श पर बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज होती गई, उसके चारों ओर सरसराते पत्तों की तरह घूमती हुई। वो खोई हुई चीजों के बारे में, भूले हुए रास्तों के बारे में, गहरे दबे राजों के बारे में फुसफुसा रही थी। वो जंगल में जितना अंदर जाती गई, फुसफुसाहट उतनी ही तेज होती गई। वो उसे एक खुले मैदान में ले गई, जो एक अजीब सी धुंधली रोशनी से नहाया हुआ था। उसके बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह फैली हुई थीं, और उसके सामने एक परछाई में लिपटी हुई आकृति। धुंधली रोशनी में भी मांझी उससे निकलने वाले अंधेरे को महसूस कर सकती थी, ठंडा और प्राचीन। डर, ठंडा और तेज, मांझी की रूह को कंपा गया। लेकिन डर एक ऐसी विलासिता थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रिया कहीं बाहर थी, इस अंधेरे में कहीं। अपनी पीठ सीधी करते हुए मांझी उस मैदान में चली गई। अपने आप को दिखाओ, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। वो आकृति घूमी और एक पल के लिए मांझी ने आंखों की एक जोड़ी देखी, जो एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। फिर परछाइयां हिल गईं। उस आकृति के चारों ओर घूमती हुई उसे एक बार फिर से छुपा लिया। वो तुम्हारे पास है, मांझी ने कहा। उसके दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। परछाइयां हिल गईं, एक धीमी गड़गड़ाहट पूरे मैदान में गूंज उठी। वो मेरी है, आवाज फुसफुसाई, ठंडी और प्राचीन। मांझी ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका हाथ अपने शॉल के नीचे ताबीज को कसकर पकड़े हुए। ये उसके पति का दिया हुआ एक तोहफा था, अनदेखी ताकतों से सुरक्षा के लिए। उसकी एक माँ है, मांझी ने विरोध किया। उसकी आवाज में भावनाओं का ज्वार था। उसने प्रिया के माता पिता के बारे में सोचा, उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए। एक माँ जो उसका इंतजार कर रही है। वो आकृति चुप रही। परछाइयां उसके चारों ओर एक बेचैन आत्मा की तरह घूम रही थी। उसे जाने दो, मांझी ने विनती की। उसकी आवाज उसकी विनती के भार से टूट रही थी। उसे जाने दो और मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते हो। परछाइयां हिलीं, मानो सोच रही हूं, मैं क्या चाहता हूं। आवाज गूंजी, उत्सुकता के संकेत के साथ। मांझी ने एक गहरी सांस ली। शांति, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। तुम यहां फंसे हुए हो, इस जगह से बंधे हुए हो। उसे जाने दो और मैं तुम्हें शांति पाने में मदद करूंगी।
वो आकृति बहुत देर तक चुप रही। फिर धीरे धीरे परछाइयां कम होने लगी। जैसे जैसे अंधेरा छटा, मांझी ने हाँफते हुए कहा, वो कोई राक्षस नहीं था जैसा कि गांव वाले मानते थे। वो एक औरत थी, जवान, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। वो अइथीरियल, लगभग पारदर्शी थी, जैसे धूप में लुप्त होती याद। मैं बस घर जाना चाहती थी, औरत फुसफुसाई। उसकी आवाज एक गहरी लालसा से भरी हुई थी। मांझी ने उस औरत को घूरा। एक पहचान की झलक उसके मन में उभरी। उसके नैन नक्श, नाजुक और पीले, बहुत परिचित थे। यह ऐसा था जैसे वह एक फीकी तस्वीर देख रही हो, एक भूले हुए अतीत से आया भूत। तुम, मांझी ने शुरुआत की। उसकी आवाज एहसास से कांप रही थी। तुम वो लड़की हो जो नदी में डूब गई थी सालों पहले। औरत ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। मैं खो गई थी, अकेली। मांझी समझ गई, वह भी खो गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद दुख के समुद्र में बह रही थी। लेकिन उसके सामने वाली औरत के विपरीत उसे वापस अपना रास्ता मिल गया था। उसने अपने जीवन से, अपने पति की यादों से चिपकी हुई थी। हालांकि यह औरत फंस गई थी, उसकी आत्मा जंगल से बंधी हुई थी। धीरे से मांझी ने उस औरत को सफाई के किनारे तक पहुंचाया। जैसे जैसे वे चलते थे, जंगल में एक सन्नाटा छा गया। परछाइयां और अंदर जंगल में पीछे हट गईं। बिल्कुल किनारे पर, जहां पेड़ों से सूरज की रोशनी झांक रही थी, प्रिया बैठी हुई थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। जैसे ही उसने मांझी को देखा, वह दौड़ी, बूढ़ी औरत के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। प्रिया को अपनी बाहों में सुरक्षित देखकर मांझी ने फुसफुसाते जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया। जवान औरत की आत्मा उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वे जंगल के आगोश से बाहर निकले, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए गांव वाले हाँफने लगे। वे मांझी के बारे में फुसफुसाते थे, उससे डरते थे। लेकिन उस पल जब उन्होंने उसे अंधेरे से निकलते देखा, तो उन्होंने एक डायन नहीं, बल्कि एक रक्षक को देखा। उस दिन से फुसफुसाहट बदल गई। मांझी अब कोई बहिष्कृत नहीं थी, वह उनकी रक्षक थी, उनके गांव की संरक्षक। उसकी चुप्पी अब सम्मान की निशानी थी, उन रहस्यों का प्रमाण जो उसने रखे थे, और उस शांति का प्रमाण जो उसने एक खोई हुई आत्मा के लिए पाई थी।